हेलो बच्चों, आई होप आपके पेपर बहुत अच्छे हुए बेटा। फिजिक्स आचार्य चैनल पे आपको अभी फिजिक्स के पेपर्स का डिस्कशन यहाँ पर एक एक करके किया जा रहा है। लेट अस सी कि इस पेपर को हम कैसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। आप साथ में की भी कंपेयर करते जाएंगे और साथ में ये भी कंपेयर करेंगे हाउ यू अटेम्प्टेड एंड हाउ इट कुड बी अटेम्प्टेड। लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन, the work function of cesium, potassium, and sodium are blah blah blah. If the incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2 eV, बेटा यहां पर इन्होंने 2.2 eV दिया है एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन का, और यहां पर इन्होंने 2.14 eV, 2.3 eV एंड 2.75 eV ये मेंशन किया है। और एक और वर्ड गौर करने वाला, मे एमिट। तो बेटा पार्शियली थर्मल एनर्जी से भी एमिट कराया जा सकता है, तो सारे केसेस पॉसिबल थे, मगर ऑल केसेस वाला एग्जाम्पल इसमें दिया ही नहीं गया है। या तो सोडियम है या सीजियम है या NaNK है एंड K ओनली है। तो ऐसे केस में अकेला 2.14 eV, क्योंकि उसकी एनर्जी इंसिडेंट रेट, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम है, और इसीलिए अकेला सीजियम यहां पर करेक्ट आंसर होगा। वरना मे था तो ऑल ऑफ दीज हो सकता था, अगर ऑप्शन उस तरह से बनाया गया होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बोला है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा बेटा आपको पता है कि मैग्नेटिक हमेशा पोल जो होते हैं वो डाइपोल के फॉर्म में होते हैं, मोनोपोल नहीं होता है। इसीलिए जितने फ्लक्स आउट उतने फ्लक्स इन, तो नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। स्ट्रेट अवे आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। बेटा देखिए यहां पर ये 2 वोल्ट है, अगर यहां पर भी 2 वोल्ट हो जाए तो फिर गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 वोल्ट की पॉजिटिव अगर एक तरफ हो जाए तो फिर तो अगर दोनों की पोलैरिटी अगर एक दूसरे को फेस कर रही होगी बेटा, तो फिर नेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा। तो बेटा अब यहां पर बहुत ही सिंपल वे में इस बात को सोचिए कि ये 400 ओम है। अगर R की वैल्यू में 100 ओम ले लेता हूं तो 1:4 का रेशियो रेजिस्टेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1:4 में बटेगा। इसका मतलब 2 वोल्ट R के अक्रॉस हो जाएगा और यहां पर 8 वोल्ट हो जाएगा। बस इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 100 ओम है। अगला सवाल, a 12 volt 6 watt next a 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of the step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? बेटा यहां पर सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट, ये भी 60 वॉट होना चाहिए। प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट, वो भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ऑथर कह रहा है यहां पर कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो उसके हिसाब से IP इज इक्वल टू 60/220 होगा, एंड द क्लोजेस्ट आंसर इज 0.27 एम्पियर। आगे चले बेटा, अगला सवाल, a full wave rectifier consists of 2 PN junction diodes, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Which of the following components removes AC ripple from the rectified in output? बेटा कैपेसिटर जो है वो AC को शॉर्ट करता है और DC को जाने देता है, और इस तरह से हम AC के रिपल्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, और इसलिए कैपेसिटर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बेटा, in a plane electromagnetic wave traveling in free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of blah and amplitude blah. Then the amplitude of the oscillating magnetic field, बेटा यहां पर क्वेश्चन बोला गया है फ्री स्पेस में, तो B नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन C लेंगे सीधे, और जब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो सीधा सीधा आपको पता है कि 48/2
3 इंटू 10⁸ है, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला आ जाएगा। अगला सवाल बेटा, a metal wire has this much mass, radius this much and length this much. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be nearly. तो बेटा यहां पर हम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लेते हैं, मगर सिलेंड्रिकल शेप है तो वॉल्यूम में क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर एल। तो बेटा मैंने इसीलिए यहां पर सीधा प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया है, क्योंकि पाई और इन सबको लेकर के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए हमें एग्जाम में। तो डेल्टा रो अपॉन रो is equal to delta m upon m plus 2 delta r upon r plus delta l upon l हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू पुट करने के बाद स्ट्रेट ये वैल्यू 1.27% आ रहा है। और बेटा ध्यान से देखिए यहां पर सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन क्लोज बाय है, तो आपको यहां राउंड ऑफ करना होगा एंड थर्ड ऑप्शन शुड बी द क्लोजेस्ट आंसर। आगे चलें बेटा, अगला सवाल, light travels a distance of x in t1 time in air and 10x in t2 time in another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो बेटा हम critical angle जब हम निकालते हैं तो उसमें हम बेटा sin c is equal to हम क्या लिखते हैं 1 upon n, n बेटा 1 upon n is v upon c। तो बेटा यहाँ पर c की वैल्यू x upon t1 हो जाएगी, वैक्यूम में एयर में बोला गया है जिसको हम वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, और v is equal to 10x upon t2 हो जाएगा। तो इसको पुट करने के बाद हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा बेटा। अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity blah. It experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. बेटा टाउ की वैल्यू दी हुई है, 2a की वैल्यू दी हुई है और e की वैल्यू दी हुई है और साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। सारी वैल्यूज को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। और बेटा 2a 2 सेंटीमीटर है तो मैंने इसको 0.02 मीटर लिख दिया, सब कुछ SI यूनिट में। और ऐसा करने के बाद स्ट्रेट वे हमारा आंसर 2 मिली कूलम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, let a wire be suspended from the ceiling rigid support and stressed by a weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross sectional area A of the wire is. तो बेटा यहाँ पर कोई यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट नहीं है, सीधा सीधा W वेट है और A एरिया है, तो W upon A will be the stress. तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। बेटा बाल्मर में 2 और इन्फिनिटी लेते हैं शॉर्टेस्ट के लिए, और द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हम 4 और इन्फिनिटी लेते हैं। तो बेटा सीधा सीधा आपको पता है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 16 अपॉन 4 इज 4, तो 4 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखा कितना फास्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, the temperature of the gas is -50 degrees Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? बेटा RMS speed is directly proportional to root of temperature, मगर -50 है तो उसको हम 223 केल्विन लेंगे, है ना बेटा। तो यहां पर मैंने 223 केल्विन ले लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 223 केल्विन। अब बेटा अगर मैं देखिए यहां ध्यान से, RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स बोला है, इंक्रीज 2-3 टाइम्स होता तो 3 टाइम्स लेते, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब पहले से ही 1 टाइम था और 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो 4 टाइम्स। तो इसको 4 टाइम्स करने का मतलब ब्रैकेट में रूट 16 करना पड़ेगा। तो 223 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद में केल्विन में इतना और सेल्सियस में इतना आ रहा है बेटा। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल बेटा, a football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is. तो बेटा यहाँ पर डायरेक्शन सिर्फ फोर्स का बताना है, तो आपको पता है कि हम v माइनस यू लिखते हैं तो हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल क्या है बेटा, फाइनल ईस्ट की तरफ है और इनिशियल क्या था देखिए साउथ की तरफ, तो साउथ को उल्टा करेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, तो ईस्ट और नॉर्थ, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, the ratio of frequencies of fundamental harmonic produced by an open organ pipe to that of closed pipe of same wavelength
तो बेटा ओपन ऑर्गन पाइप के लिए V/2L लेते हैं एंड क्लोज के लिए V/4L, फंडामेंटल के लिए तो रेशियो करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। योर करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट, the angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, तो बेटा आपको पता है कि ओमेगा अल्फा ये सब एक्सिस के अलोंग काम करते हैं, एक्सियल वेक्टर है तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द स्ट्रेट क्वेश्चन। नेक्स्ट, given below are two statements. Statement 1, photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. सोलर से यही काम करता है। Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. बिल्कुल यही काम करता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, इफ E dot ds is equal to 0, then electric field inside the surface is necessarily uniform. नहीं, डाइपोल अगर हो तो जितना फ्लक्स इन उतना फ्लक्स आउट, मगर डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ये बिल्कुल सही है, बट बाकी के दो स्टेटमेंट पढ़ने चाहिए एज पर रूल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, नहीं कोई रीजन नहीं बनता ये। all the changes, so all the charges must necessarily be inside the surface, नहीं तब तो Q upon epsilon naught नॉन जीरो आएगा। so second option is correct। आगे चलते हैं बेटा। next, resistance of carbon resistor determined by color code is 22,000 plus minus 5%। तो BB रॉय पढ़ा हुआ है आपने, तो black stands for 0, blue stands for brown stands for 1, red stands for 2, ऑरेंज स्टैंड्स फॉर 3। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या जाता है, ए बी इंटू 10 to the power c प्लस माइनस d%। तो ए और बी में रेड रेड है क्योंकि 2 है, और फिर 10 to the power 3 है, 1000 है, और इसीलिए ऑरेंज जाएगा, तो ऑरेंज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर, सीधा सीधा U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर लगाना है। जब इसकी वैल्यू को लगाते हैं तो 8 माइक्रोजूल आंसर आता है बेटा। अगला सवाल बेटा मैं यहां 20 तक डिस्कस करूंगा और अगले वाले में नेक्स्ट ला रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन, ठीक है। इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C 1 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस R is 100 ohm. The frequency at which the resonance occurs, F is equal to 1 upon 2 pi, 1 upon root over LC लेते हैं। L की वैल्यू दी हुई है 10 to the power minus 2, 10 मिली है, तो 10 into 10 to the power minus 3, तो 10 to the power minus 2 मैंने लिख दिया सीधा सीधा, और C के लिए दिया गया 1 माइक्रो मतलब 10 to the power minus 6, तो 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 8, ऊपर जाकर के रूट होकर के 10 to the power plus 4 हो जाएगा, 10 to the power 4 upon 2 pi, 2 pi is 6.28, and 10 to the power 4 का 10 to the power 3 किलो में भेज दीजिए, चारों ऑप्शन में किलो है, तो 10 upon 6.28, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आपने देखा कैलकुलेशन की जरूरत है क्या, माइंड गेम है सारा बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, तो बेटा नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 वोल्ट और 5 वोल्ट, ऑपोजिट पोलैरिटी है तो 10 माइनस 5 इज 5, और 10 वोल्ट डिक्टेट करेगा, और नेट रेजिस्टेंस यहां पर 2 ओम प्लस 7 ओम प्लस 1 ओम 10 ओम है, तो 5 volt divided by 10 ohm is half ampere, or current will be flowing from positive terminal in this direction to the negative terminal. So beta correct answer is third option. Next question, the minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference V volt is proportional to, तो बेटा hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ev होता है एक्सरे के केस में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं पूछा है बेटा, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द एरर्स इन द मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, तो बेटा अनप्रेडिक्टेबल हमेशा रैंडम नेचर के होते हैं, इसीलिए स्ट्रेट अवे रैंडम एरर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, for Young's double slit experiment, 2 statements are given below. Statement 1, if a screen is moved away from the plane of the slits,
angular separation of the fringes remain constant. तो theta is equal to lambda upon small d होता है बेटा, and that is equal to बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है। अच्छा बेटा, अब आप स्क्रीन को जब पीछे ले जा रहे हैं तो लैम्डा तो सेम रहेगा और स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो थीटा क्यों चेंज होगा बेटा? तो थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, और इसीलिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases। तो अगेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो अगर आप लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए लार्जर वेवलेंथ लिया गया है, तो फिर थीटा डिक्रीज नहीं होना चाहिए, थीटा इंक्रीज होना चाहिए, तो ये गलत है स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर्स पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू वाई इज इक्वल टू 280 साइन 30 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज 140 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, अब मैक्सिमम हाइट पूछा गया है बेटा, और जी यहाँ पर 9.8 लेना बोला गया है, बट ऑप्शंस में काफी गैप है, तो आप परेशान ना हो उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो बेटा 140 मीटर्स पर सेकेंड, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो एवरी सेकेंड स्पीड विल डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे हम उसको ऊपर फेंकेंगे, g की वैल्यू हम -10 लेते हैं, तो ऊपर की तरफ जाते हुए एवरी सेकेंड स्पीड डिक्रीजेस बाय 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो 14 सेकेंड में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? h max इज इक्वल टू हाफ जी, तो हाफ जी को सीधा 5 लिख रहा हूं, 5 इंटू 14 स्क्वायर। आप इस तरह से कर लें, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2gh का फॉर्मूला आप लगा करके सॉल्व कर लें इसको। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब g भी नेगेटिव है और हाइट यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन जाएगा, है ना बेटा? तो v की वैल्यू मैंने 0 ले ली, u की वैल्यू 140 और g की वैल्यू मैं 10 लेकर के यहाँ वर्कआउट कर रहा हूं, तो h max की वैल्यू इस केस से निकालें या इस केस से वर्कआउट करके निकालें बेटा, दोनों से आपका आंसर जो आएगा 1000 के आसपास आ जाएगी बेटा। आगे चलें अब हम लोग। A Carnot engine has efficiency of 50% when its source is at a temperature of 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब 600 केल्विन पे है। The temperature of the sink is 50% दिया है, तो 1 minus T2 upon T1 करेंगे, तो 1 minus T2 upon 600 and that is 50%, that is half। तो straight away T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 300, क्योंकि 300 upon 600 is half and 1 minus half is half। तो 300 केल्विन को हम 27 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट, the amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution is nearly। तो बेटा यहाँ पे सोप बबल जो होता है बाहरी तरफ भी सरफेस होगा और इनर साइड में भी सरफेस होगा, तो इसीलिए सरफेस टेंशन विच इज सरफेस एनर्जी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो आप एरिया जो है बाहर का 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपको 8 पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल हैव दिस, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 3.01 into 10 power minus 4 joule। अगला क्वेश्चन बेटा, the half life of radioactive substance is 20 minutes, in how much time the activity of substance drops to 1/16 of its initial value। तो 4 half life गुजरे हैं बेटा, 1/16 is half to the power 4, तो इसीलिए 80 minute is the correct answer। It's a straight question। Next, the potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U। If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। तो बेटा आपने x जो है उसको 4 टाइम्स कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम हाफ के xm स्क्वायर लेते हैं, तो अगर मैं 4 टाइम्स कर रहा हूं तो उसका स्क्वायर करने पे 16 टाइम्स हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 16u। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम shown in the following circuit, 3 microfarad and 3 microfarad, 6 microfarad,
पैरेलल में है बेटा, और उसको हम 3 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में ले रहे हैं, तो 3 और 6 का रिजल्टेंट आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6 एंड दैट इज हाफ। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट इज 2 माइक्रोफैराड। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a vehicle travels half the distance with the speed v and remaining distance with the speed 2v, its average speed is। तो टोटल डिस्टेंस 2d मान लेते हैं, तो d गया v से और नेक्स्ट d गया वो 2v से, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है, तो 2d अपॉन d अपॉन v और यहाँ पर प्लस d अपॉन 2v। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4v upon आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज fourth one. next, the ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। तो बेटा एक में लेना आपको सॉलिड के लिए 2/5 और हॉलो के लिए 2/3, तो 2 और 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा 3/5। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, two bodies of mass blah and blah are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field is 0। तो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है बेटा, वो हम यहाँ पर नल पॉइंट जो हमें मिलेगा वो रूट ऑफ मास के रेशियो में जाता है। तो 1:9 में अगर मास है तो डिस्टेंस 1:3 के रेशियो में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1:3 का रेशियो ले लिया डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस अगर r है तो फर्स्ट पार्टिकल से n की दूरी r/4 हो जाएगी और सेकेंड पार्टिकल से r की दूरी 3r/4 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू -gm अपॉन r/4 एंड -g9m अपॉन 3r/4। जब इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जा रहा है बेटा -16gm अपॉन r। आगे चलते हैं बेटा, अब वेंचुरिटी वर्क्स ऑन, आप सबने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन में गिना जाता है इसको, तो स्ट्रेट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, an AC source is connected to a capacitor due to decrease in its operating frequency। देखिए बेटा आपको पता है कि XC जो होता है 1/ωc होता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XC को घटना चाहिए, है ना। और यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी को घटाया गया है तो XC को बढ़ना चाहिए, तो XC को बढ़ने वाला ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है फर्स्ट और सेकंड में। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात पे। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर से फ्लो होता है, इसी मैकेनिज्म के जरिए जो है कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है। और आपको पता है कि कैपेसिटर में सिर्फ AC फ्लो हो सकता है, DC तो ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से AC कंपोनेंट बढ़ता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगा, और इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस। आगे चले बेटा, नेक्स्ट थोड़ा ब्लर है ये, मैं रीड आउट करके आपको बताता हूँ। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power -11 meter। एक्चुअली में 0.53 एंगस्ट्रॉम है या 53 पिकोमीटर। What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? तो आपको पता है कि रेडियस जो Rn होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो थर्ड की बात की गई है तो n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 टाइम्स 53 पिकोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम करेंगे, तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। तो R0 की वैल्यू 2 ओम दी हुई है एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो 6.8 ओम यहाँ पर दिया गया है और अल्फा निकालने के लिए बोला गया है एंड थीटा हम 80 - 0 तो 80 लिख देंगे। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में स्ट्रेट अवे हमारे पास में अल्फा की वैल्यू 3 into 10 to the power -2 पर डिग्री सेल्सियस आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट इंपीडेंस ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर विल बी। तो बेटा यहां पर देख सकते हैं कि ये L की वैल्यू दी गई है, यहां पर C की वैल्यू दी गई है और R है, ऑलराइट। तो Z इज इक्वल टू XC - XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट करेंगे। तो बेटा ओमेगा इज इक्वल टू, ये अलग से निकाल लीजिए, पूरे फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे तो आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, तो ये 100 पाई ले लिया मैंने ओमेगा। अब एक्सएल निकालना है, तो एक्सएल के लिए क्या करेंगे आप, ओमेगा इंटू एल,
तो एल की वैल्यू 50 अपॉन पाई है, तो 100 पाई इंटू 50 अपॉन पाई, और बेटा मिली हेनरी है तो इंटू 10⁻³ तो जब रखेंगे इसकी वैल्यू को तो ये 5 ओम आ जा रहा है। इसी तरह से XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C, तो जब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये 10 ओम आ जा रहा है बेटा। तो XC माइनस XL का मैग्नीट्यूड 5 ओम आ गया, और यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है, तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 5√5 ओम आ जाएगा बेटा। अगला सवाल, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रुथ टेबल इज। वैसे तो बेटा इसका मैं शॉर्टकट सिखाता हूं बच्चों को, जो बहुत आसानी से एग्जाम में सेकंड्स में हैंडल कर सकते हैं। 2 नॉट्स फॉलोड बाय NAND इज और, 2 नॉट्स फॉलोड बाय NOR इज AND। तो ये स्ट्रेट वही क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं हर साल सिखाता हूं बच्चों को, तो बेटा ये उसी पर बेस्ड है। बट मैं आपको, चूंकि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कई बच्चों ने मुझसे भी नहीं सीखा है इस चीज को, तो मैं आपको इसको लॉजिकली वर्कआउट करके दिखाता हूं। तो मान लीजिए यहाँ पर A है, तो यहाँ पर A बार आ जाएगा, यहाँ पर B है तो यहाँ पर B बार आ जाएगा। तो बेटा A बार B बार एंड में इसको मल्टीप्लाई करते तो NAND में ऊपर बार लगाएंगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ को फॉलो करते हुए A बार का बार A और डॉट की जगह प्लस, और B बार का बार B आ जाएगा, तो A प्लस B इट इज एन ऑर गेट, और इसीलिए ऑर गेट वाला जो ट्रूथ टेबल है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट होगा। अगला सवाल, बेटा इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, नेक्स्ट पार्ट अगले वाले वीडियो में आ रहा है। 10 resistors, each of resistance R are connected in series of battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current increases n times. The value of n is, तो बेटा IS is equal to E upon NR होता है, and IP is equal to E upon R by N हो जाएगा पैरेलल में। तो बेटा ऐसे केस में IP अपॉन IS इज इक्वल टू N स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और 10 रेजिस्टर्स लिया गया है तो 10 का स्क्वायर 100, तो करेक्ट आंसर विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट the maximum acceleration of a moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 दिया गया बेटा, तो A is equal to mu into G होता है, तो सीधे सीधे 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. तो t is equal to 2 second पे मैक्सिमा है और एक्सेलरेशन पूछा गया, और ये xt ग्राफ है। तो xt ग्राफ के अंदर बेटा टाइम पीरियड 8 सेकेंड का है, तो ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन 8 रख देंगे, दैट इज पाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4t आ गया, तो v डिफरेंशिएट करने पे पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4t आ जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंड दैट इज माइनस पाई बाई स्क्वायर, तो a की वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 साइन पाई बाई 4t आ जाएगा, एंड मैक्सिमा लिया गया मैग्नीट्यूड वाइज, तो साइन पाई बाई 4t की जगह पे हम साइन 91 ले लेंगे, तो आंसर हमारा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा बेटा। गॉट इट? तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग just above the surface of earth with the time period t. If d is the density of earth and g is the universal gravitational constant, the quantity 3 pi upon capital G d represents, तो आपको पता है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम ए क्यूब होता है, तो मास की जगह पे 4/3 पाई ए क्यूब इंटू डी डेंसिटी रख दीजिए, तो ए क्यूब कट गया और 4 पाई भी कट गया, तो हमारे पास में बच जाएगा 3 पाई अपॉन जी डी एंड दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चले बेटा नेक्स्ट केस है, a very long conducting wire is bent in the form of semicircular shape A to P as shown. The magnetic field at point P for a steady current configuration is given by, तो बेटा ये जो आपका मैंने इसको वायर का नाम दे दिया 1, 2 और 3, देख रहे हैं ना 1, 2 और 3, तो 1 के एंड पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा, एंड इट विल बी, अगर आप थंब को करंट के डायरेक्शन में ए पॉइंट की तरफ पॉइंट करते हुए रख दें तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल पॉइंट टुवर्ड्स पी इनटू द स्क्रीन, तो बी इज पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन, तो बेटा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा।
और सेकेंड वाला वायर जो है उसकी उसके हिसाब से आप अपने थंब को लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर दीजिए, तो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स पी की तरफ जब पॉइंट कर रहा है तो इट इज पॉइंटिंग इनटू द स्क्रीन बेटा, तो ये भी इनटू स्क्रीन जा रहा है, तो इसका भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आ जाएगा। तो मैंने दोनों को इकट्ठे ही यहाँ पर लिख दिया है, इसीलिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर लिखा है, एंड क्रॉस मैंने दिखाया है क्योंकि ये इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है। अब सेमी सर्कल वाला पार्ट, तो सेमी सर्कल वाला जो पार्ट है बेटा, उसमें देखिए आप ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पर डॉट बनेगा ना कि क्रॉस। और बेटा यहाँ पर आई स्पेशल कितना लेंगे हम, पाई आई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई अपॉन आर आ जाएगा। पाई यहाँ पर एंगल है बेटा, है ना, तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। बेटा यहां पर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्लोज बाय लग रहा है, लेकिन ये ठीक ऑपोजिट करके लिखा गया है इसमें, तो ध्यान से इसको डील करने की जरूरत थी। आगे चलता हूं बेटा, अगला सवाल। बेटा दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल एम्बिगुअस क्वेश्चन। व्हाई? लेट मी टेल यू। In the figure shown, what is the equivalent focal length of the combination of lenses? Assume that all the layers are thin. तो बेटा आपने पढ़ा हुआ 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, यहां पर आपने पढ़ा हुआ है μ1, तो μ1 यहां पर 1.6 होना चाहिए था, लेकिन ऑथर ने ऑब्जर्वर को यहां पर रखा है या यहां पर रखा है, ये ऑथर ने नहीं बोला है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जा रहा है। अगर इसको सेकंड प्लेस पर रख देते हैं तो फिर कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा, और इसीलिए ऑथर के माइंड को रीड करते हुए इस क्वेश्चन में जस्टिफाइड आंसर आपका -100 सेंटीमीटर का जाएगा, और इसीलिए मैंने लिख दिया है क्लोजेस्ट एज पर एग्जामिनर्स थॉट। आगे चलता हूं बेटा, और आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना, सीधा सीधा लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन म्यू मीडियम इन विच द ऑब्जर्वर इज, एंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है बेटा, बस यहाँ पर किस मीडियम में ऑब्जर्वर है उसी पर सारा खेल टिका हुआ है बेटा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और मेथड यहाँ पर है जो मैं आगे जब कंटेंट पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर उसके बारे में चर्चा करूंगा वीडियो लेक्चर में। ये मेरा अपना शॉर्टकट है। आगे चलता हूं बेटा। नेक्स्ट, टू थिन lenses are of same focal length f, but one is convex and the other is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination, तो आपने पढ़ा हुआ बेटा P is equal to P1 plus P2 लेते हैं जब ये कंबाइन करके लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। तो एक का पावर P है तो दूसरे का पावर -P है, तो नेट पावर 0, और पावर 0 तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। 0 पावर वाला गॉगल लगाते हैं ना बेटा, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर विल बी इन्फिनिटी। स्ट्रेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ वायर कैरिंग a current I along the positive x-axis has length L. It is kept in a magnetic field B, दिया हुआ है बेटा यहाँ पे। The magnitude of the magnetic force acting on the wire is, तो हम बेटा फोर्स के लिए क्या लेते हैं, I L क्रॉस B। तो L जो है यहाँ पर L I कैप है और B वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पर I क्रॉस I तो 0 हो जाएगा, तो I क्रॉस J विल गिव यू प्लस K, एंड I क्रॉस K विल गिव यू माइनस J। तो माइनस J और यहाँ पर जो माइनस साइन है मिला करके प्लस J हो जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू बेटा। तो 3I प्लस 4J का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसीलिए 5IL यहाँ पर आ जाएगा बेटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट from a gun is fired on a rectangular wooden block of velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन को मैजिकली बगैर पेन पेपर के कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये देखिए बेटा।
u/3 स्पीड 1/3 हो गया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 हो गई। तो 1/9 काइनेटिक एनर्जी बची हुई है, तो खर्च कितना हुआ 8/9। तो 8/9 एनर्जी में 24 सेंटीमीटर गया। तो 8 3 जा 24 होता है बेटा, आपको पता है ना। तो यानी कि 1/9 एनर्जी में 3 सेंटीमीटर और जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, द करेक्ट आंसर इज 27 सेंटीमीटर। मेरे इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं और कैसे इसको मेंटली मैजिकली सॉल्व किया जा सकता था। अगला सवाल, an electric dipole is placed as shown in the figure. The electric potential in 100 वोल्ट, तो 10 to the power 2 पहले से आप रिजर्व कर दिया गया है यहाँ पे। और बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा माइनस क्यू से पी कितनी दूरी पे है, तो 3 + 5 8 की दूरी पे, तो मैंने 8 ले लिया है। और सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 10 to the power -2 लिखना पड़ेगा। और प्लस क्यू से बेटा 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पर 10 to the power -2, तो 10 to the power -2 को ऊपर भेजेंगे तो 10 to the power 2 हो जाएगा। उसको साइलेंट कर दीजिए क्योंकि ऑथर कह रहा है कि 10 to the power 2 वोल्ट में ही लेना है उसको। तो हमें यहाँ पर सीधा KQ/2 - KQ/8 करना है, दैट इज 3KQ/8 हो जाएगा बेटा। एंड द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is, तो बेटा 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है। जी की वैल्यू मैंने अभी एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताया था बेटा, जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर मैं लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दूं तो -10 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड हो गया। तो यानी कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बॉल फेंकता हूं तो एवरी सेकंड स्पीड डिक्रीजेस बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए पिछला वाला केस में 140 मीटर पर सेकंड से फेंका था तो 14 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा था। अब यहां पर बेटा 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो बेटा 0.4 सेकंड वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो 0.4 सेकंड उसको एक सर्टेन हाइट से ऊपर जाने में लगेगा, 0.4 सेकंड वापस यहां आने में लगेगा। तो 4 सेकंड में 0.8 सेकंड तो जाने और आने में उस हाइट तक इसमें चला गया बेटा, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। देखिए 0.4 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 0.4 सेकंड यहां आने में लगा, तो बाकी का 3.2 सेकंड में वो ये ब्रिज की हाइट को कवर करेगा, है ना बेटा। तो यहां से टोटल टाइम जो लगा है वो 3.6 सेकंड लगा है और यहां से यहां तक आने में 0.4 सेकंड लगा है। तो हाफ जी टी स्क्वायर हम हाइट के लिए लेते हैं, तो हाफ जी इंटू 3.6 का स्क्वायर, ये यहां से टोटल हाइट है बेटा, और हाफ जी इंटू 0.4 स्क्वायर वो यहां से यहां तक वाला हाइट है बेटा। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ब्रिज का हाइट निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया मैंने, इसीलिए 5 हाफ जी इंटू 4 इंटू 3.2, तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर 64 मीटर आ गया बेटा। बेटा माना कि बहुत लोग इसका सोल्यूशन दे रहे होंगे, they would have been solving these questions by writing every step, बट आपको लगता है कि इस तरह से नीट में वाकई में क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 3 आवर्स के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते थे। मैंने जो बताया बेटा वो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, मैं ये सिखा रहा हूं। मेरे चैनल पर जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मेंटली क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के लिए मैं एम्पावर कर देता हूं। मैं पिछले 30 इयर्स से बेटा 1993 में पहले मैंने आईआईटी में 39th रैंक दिया था। मैंने आकाश ज्वाइन किया था 2011 में और रिसेंटली मैंने वहां से रिजाइन किया है बेटा, क्योंकि मैंने देखा कि बच्चों को फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जितना वक्त बच्चों को फिजिक्स में जेन्युइनली देना चाहिए ताकि उनकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके, और उनको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली एबल कैसे बनाएं कि वो मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ताकि एग्जाम में उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो। बेटा इसके लिए वाकई में जुडिशियस टाइम कहीं भी इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहे बेटा, और इसीलिए मैंने फिजिक्स आचार्य चैनल शुरू किया है ताकि जितने भी बच्चे हैं जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और जो फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां तक मेरी बात आज नहीं तो कल
किसी न किसी तरह से जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो मैं जेन्युइन एफर्ट्स ले रहा हूं बेटा, उस चीज को हर अच्छा स्टूडेंट सुनर लेटर जरूर समझ जाता है। बेटा आई होप आपके पेपर अच्छे हुए होंगे, और इसकी के हिसाब से अगर आपकी सिलेक्शन अगर इंश्योर हो रही है तो माई बेस्ट विशेष एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग्स रह गई हो तो डोंट लूज हार्ट बेटा। फिजिक्स वाइज तो फिजिक्स आचार्य चैनल यहाँ पर है ही बेटा। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पर ट्रस्ट करते ही हैं बेटा। तो अगर बाकी चीजों को अगर आप संभाल लें तो फिजिक्स आचार्य चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए फिजिक्स हर बारीकी 11th एंड 12th के बच्चे को जैसे बेसिक्स के साथ सिखाया जाता है और मेंटल मैथ जैसे सिखाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सिखाया जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस चैनल के थ्रू एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो अगले एग्जाम में बेटा आप रैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।